हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके वायु राज में दोस्तों। और साथ साथ में वायुमंडल के पार्ट 2 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वायुमंडल का पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों, जिसमें हमने दोस्तों जो स्थायी गैसें थी, जितने भी स्थायी गैसें थी दोस्तों जो कि वायुमंडल में पाई जाती है, जो भी स्थायी गैसें थी वो हमने वायुमंडल के पार्ट 1 में मतलब कि कल देख चुके थे। और आज मतलब कि वायुमंडल के पार्ट 2 में दोस्तों आज हम परिवर्तनशील गैसें देखेंगे कि वायुमंडल में जो परिवर्तनशील गैसें पाई जाती है, कौन कौन सी परिवर्तनशील गैसें हैं दोस्तों। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको जो वायुमंडल है वो आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। परिवर्तनशील गैसों में दोस्तों पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह वायुमंडल में 0.038% है। कितनी है? 0.038% है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहली विशेषता है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है। क्या है? वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। दूसरी विशेषता है वायुमंडल में सर्वाधिक भारी गैस है, मतलब कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक भारी गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। तीसरी विशेषता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कि यह आग बुझाने में सहायक होती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों आग बुझाने में सहायक होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की चौथी विशेषता है ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और हरित ग्रह प्रभाव, कांच ग्रह प्रभाव, भूमंडलीय तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, कांच ग्रह प्रभाव और भूमंडलीय तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। तो ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है। पहली विशेषता वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, दूसरी वायुमंडल में सर्वाधिक भारी गैस है और आग बुझाने में सहायक होती है, और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, कांच ग्रह प्रभाव, भूमंडलीय तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। तो ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है। परिवर्तनशील गैसें हम पढ़ रहे हैं और उनमें से हमारी चल रही है पहली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी, आपको अच्छे दिख रहा है, ये हमारे दोस्तों पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों ओर दोस्तों जो लाल कलर का जो दिख रहा है, ये है दोस्तों वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। और यह दोस्तों जो हरा दिख रहा है दोस्तों, यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों। यह है वायुमंडल और यह है दोस्तों पृथ्वी दोस्तों। और एक और दोस्तों यहाँ है सूर्य। क्या है? सूर्य। और दोस्तों जो सूर्य है, इस सूर्य का प्रकाश दोस्तों जब पृथ्वी पर पड़ता है, जो सूर्य का प्रकाश है उसे हम सौर विकिरण कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश मतलब सौर विकिरण जब पृथ्वी पर पड़ता है, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी गर्म होती है तो सौर विकिरण से गर्म होती है। तो दोस्तों जब सूर्य का जो प्रकाश है मतलब सौर विकिरण है, वह जब पृथ्वी पर पड़ता है तो दोस्तों जो पृथ्वी है यह गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। पूरी जो पृथ्वी है यह गर्म हो जाती है। तो जो पृथ्वी है यह गर्म हो जाती है।
जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी से दोस्तों उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। तो इस तरह से उष्मा निकलती है जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं कि जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी से उष्मा निकलती है जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं दोस्तों। तो जब पार्थिव विकिरण दोस्तों, जो पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी की उष्मा के रूप में जो पार्थिव विकिरण जो बाहर आती है, तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है। किसे? जो पार्थिव विकिरण है इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? जो वायुमंडल है यह गर्म हो जाता है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया कि पृथ्वी जब गर्म होती है तो उष्मा निकलती है। जब उष्मा निकलती है तो वो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। जब पार्थिव विकिरण को दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती है तो उसे वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब वायुमंडल गर्म हो जाता है दोस्तों तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। तो जब वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है दोस्तों तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी कारण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी कारण दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आपको समझ में आ गई ये पूरी पृथ्वी। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों कि यह पृथ्वी है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह वायुमंडल है, और ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पड़ता है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है। जब पृथ्वी से उष्मा निकलती है तो उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, जिससे वायुमंडल और दोस्तों जो पार्थिव विकिरण है इसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाने देती है वायुमंडल से, तो वायुमंडल गर्म हो जाता है और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे सर्वाधिक उत्तरदायी कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी दोस्तों। पहले हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता, और अब ये दोस्तों तो अब परिवर्तनशील गैसों में जो पहले गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड वह पूरी हो गई है। अब परिवर्तनशील गैसों में दोस्तों जो दूसरी गैस है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों परिवर्तनशील गैसों में दूसरी गैस ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की क्या विशेषता है? तो ओजोन गैस दोस्तों वायुमंडल में 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों ओजोन गैस। और इसकी दूसरी विशेषता है ओजोन गैस दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्या करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको दोस्तों किरणों को अवशोषित करती है, अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओजोन गैस कहते हैं। तो कौन सी गैस रोकती है? ओजोन गैस रोकती है दोस्तों। मतलब दोस्तों जो ओजोन गैस है एकमात्र पृथ्वी का कवच है। क्या है? पृथ्वी की सुरक्षा का कवच है दोस्तों। किस प्रकार? जब जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो ये पृथ्वी का कवच है। तो आपको समझ में आ गया ओजोन वायुमंडल में 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन गैस में है दोस्तों ओजोन छिद्र। क्या? ओजोन छिद्र। तो ये ओजोन छिद्र क्या होता है कि ओजोन परत की मोटाई में कमी क्या कहलाती है? ओजोन छिद्र कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी क्या कहलाती है? ओजोन छिद्र कहलाती है। जैसे कि दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है। क्या है दोस्तों? ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का
धरातल है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी का धरातल है। और हमने देखा था कि ये समताप मंडल है और समताप मंडल में दोस्तों जो ओजोन गैस है यह 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में के बीच में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। और दोस्तों धरातल से गैसें ऊपर जाती है, जैसे कि CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, दूसरी HFC जिसे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, PFC पर फ्लोरोकार्बन इसे हम कहते हैं। तो CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, PFC को पर फ्लोरोकार्बन। तो ये सभी दोस्तों हमारे परिस्थितलक में फ्रिज और एसिड, ये सभी दोस्तों गैसें दोस्तों परिस्थितलक में जो फ्रिज और एसी है। फ्रिज और एसी दोस्तों ये क्या है? ठंडी करने वाली वस्तु है। ठंडी किसी भी वस्तु को ठंडी करती है। तो ठंडी करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? जो भी ठंडी करने वाली वस्तु होती है, जो ठंडा करती है किसी को भी, उनको हमको क्या कहते हैं? उसे हम परिस्थितलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम परिस्थितलक कहते हैं। तो ये सभी गैसें कौन कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें दोस्तों परिस्थितलक में से ऊपर जाती है। परिस्थितलक में से ऊपर जाती है और ऊपर जाती है दोस्तों। और जो ये ओजोन परत है, ओजोन परत की दोस्तों जो मोटाई है उसमें कमी कर देती है। क्या करती है? ओजोन परत की जो मोटाई है दोस्तों उसमें कमी कर देती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम दोस्तों ओजोन छिद्र कहते हैं। तो आपको आसानी समझ में आ गया। फिर से समझा देता हूँ दोस्तों कि ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी क्या कहलाती है? ओजोन छिद्र कहलाती है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के दोस्तों ये समताप मंडल है और समताप मंडल के बीच में ओजोन परत मतलब ओजोन गैस पाई जाती है वहाँ। और दोस्तों यहाँ धरातल से दोस्तों CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, HFC जिसे हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, PFC जिन्हें हम परफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये सभी गैसें दोस्तों हमारे परिस्थितलक में से ऊपर जाती है और यहाँ ओजोन परत की जो मोटाई है उसमें कमी कर देती है। इसे हम दोस्तों ओजोन छिद्र कहते हैं। और एक बात और, ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता दोस्तों मतलब कि ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता अंटार्कटिका महाद्वीप में 1984 ईस्वी में पता चला था। कि दोस्तों सर्वप्रथम पता दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप में जो छिद्र हुआ था उससे दोस्तों 1984 में उससे दोस्तों ओजोन छिद्र का पता चला था। सर्वप्रथम सबसे पहला पता अंटार्कटिका महाद्वीप में चला था। और एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हर पेपर में पूछा जाता है कि दोस्तों 16 सितंबर को दोस्तों विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर होगा 16 सितंबर। तो दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस ओजोन छिद्र का सर्वप्रथम पता अंटार्कटिका महाद्वीप में 1984 में लगा था। और दोस्तों ओजोन क्या कहलाती है? ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो उसे हम ओजोन गैस कहते हैं। तो परिवर्तनशील गैस में जो दूसरी गैस है ओजोन गैस, वो आपको समझ में आ गई। और ओजोन गैस में दोस्तों जो ओजोन छिद्र है वो भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों परिवर्तनशील गैसों में तीसरी गैस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की क्या विशेषता है? हाइड्रोजन गैस दोस्तों स्वयं जल जाती है। स्वयं जल जाती है मतलब दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस है ये स्वयं जलती है और इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन गैस को दोस्तों भविष्य का
ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन स्वयं जल जाती है। और चौथी गैस है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। तो हीलियम गैस दोस्तों सबसे हल्की गैस है। क्या है? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है दोस्तों हीलियम गैस। और हीलियम गैस को नोबल गैस भी कह सकते हैं। नोबल गैस भी कहते हैं दोस्तों हीलियम गैस को। और सबसे हल्की गैस है हीलियम गैस। और जो हाइड्रोजन गैस है ये स्वयं जल जाती है और इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगला टॉपिक है एरोसोल। तो एरोसोल क्या होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम समझ में आ गया। अगला है एरोसोल, धूल के कण और तरल बूंदों का सम्मिश्रण। जो धूल के कण है वह तरल बूंदों का सम्मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? जो धूल के कण है यह तरल बूंदों का सम्मिश्रण होता है। तो उसी को हम एरोसोल कहते हैं कि दोस्तों धूल के कण और तरल बूंदों का जो सम्मिश्रण होता है उसे हम एरोसोल कहते हैं। और एरोसोल के कारण दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एरोसोल के कारण दोस्तों वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण दोस्तों आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो दोस्तों एरोसोल क्या है? धूल के कण और तरल बूंदों का सम्मिश्रण है। और एरोसोल के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो उसके कारण दोस्तों जो आकाश है उसका जो रंग है वह हमें नीला दिखाई देता है। तो पृथ्वी के चारों अगला है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के होने के कारण जो आकाश है उसका रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो वायुमंडल है उसी के कारण दोस्तों जो आकाश है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। और अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता, अगर पृथ्वी चारों वायुमंडल नहीं होता दोस्तों तो जो आकाश है उसका रंग हमें काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जो आकाश है उसका रंग हमें काला दिखाई देता अगर वायुमंडल नहीं होता। अभी तो है वायुमंडल, इसलिए हमको जो आकाश उसका रंग नीला दिखाई देता है। और जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, मतलब कि जो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। तो जो अंतरिक्ष यात्री है उनको जो आकाश है वह काला दिखाई देता है। आकाश का जो रंग है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है वह दोस्तों वह काला दिखाई देता है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया एरोसोल क्या होता है? धूल के कण और तरल बिंदुओं का सम्मिश्रण होता है। एरोसोल के कारण वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी के चारों वायुमंडल के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर वायुमंडल न हो तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। और हाइड्रोजन स्वयं जल जाती है और भविष्य का ईंधन कहते हैं। हीलियम गैस सबसे हल्की गैस है और नोबल गैस भी से कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और एरोसोल दोस्तों। तो आपको पूरा अब तक का आपको जो समझ में आ गया हो दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों जलवाष्प। क्या है? जलवाष्प। तो जलवाष्प की क्या क्या विशेषता है? तो दोस्तों जो जलवाष्प है यह वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव कौन सा है? तो वह है जलवाष्प दोस्तों। और दोस्तों जो जलवाष्प है यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। दोस्तों जो जलवाष्प है यह हमारे पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है, अपने वश में करती है। तो जलवाष्प की पहली विशेषता वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव को जलवाष्प कहते हैं। दूसरी विशेषता पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। और जलवाष्प की तीसरी विशेषता है वायुमंडल में जलवाष्प दोस्तों 1 से 4% तक पाया जाता है। इतना
जो जल वाष्प है यह वायुमंडल में 1 से 4% तक पाया जाता है और 1 से 4% पाया जाता है। इसमें सर्वाधिक जो जल वाष्प दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है 4%। और न्यूनतम मतलब सबसे कम जल वाष्प दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है 0 से 1% तक। तो आपको समझ में आ गया जल वाष्प की विशेषता। पहली विशेषता है वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है जल वाष्प। पृथ्वी दूसरी विशेषता है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करती है। तीसरी विशेषता है वायुमंडल में जल वाष्प 1 से 4% तक पाया जाता है। चौथी विशेषता है सर्वाधिक जल वाष्प दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है 4% तक। और पांचवी विशेषता है न्यूनतम जल वाष्प दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है 0 से 1% तक दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा जल वाष्प दोस्तों। और आज जो हमारा टॉपिक था परिवर्तनशील गैसें वो कंप्लीट हो गया है। परिवर्तनशील गैसें में जो भी गैसें थी वो हमने देख लिए दोस्तों। 2-3 बची है परंतु दो तीन बची है उनके बारे में हमें डिटेल से नहीं पूछता है पेपर में। तो जो पूछता है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ। अब आपको उनको रिवाइज करना है ताकि हम भूले ना। अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे तो हम भूल नहीं सकेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है अब तक का तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं वायुमंडल के पार्ट 3 में। वायुमंडल के पार्ट 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।